होटल में खाना खाते वक्त मेरी सास से खाने की प्लेट जमीन पर गिर गई। मेरे पति ने अपनी मां के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। सास रोते हुए बेटे से माफी मांगने लगी और ये देखकर मेरा कलेजा कांप उठा था। मेरी सास एक धार्मिक औरत थी और बहुत ही पूजा पाठ करती थी। हमेशा भगवान का माला जाप करती रहती थी। सुबह ही सुबह उनका देहांत हो गया था। मैं भी अपने पति को छोड़कर अपने माँ बाप के घर आ गई थी और अपने पति पर डिवोर्स का केस कर दिया था। अपना सामान उठाने गई तो पति को देखकर मेरा कलेजा फट गया था, क्योंकि ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मैंने नींद से अचानक आंख खोली तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। शोर की आवाज़ बहुत तेज थी। मैं जल्दी बिस्तर से उठकर बाहर की तरफ दौड़ी। ये आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं सास के कमरे के दरवाजे पर रुककर देखने लगी। अंदर का मंजर मेरा होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मेरा पति सास के बाल पकड़े उन्हें न जाने क्या धमकियां दे रहा था। मैं आंखें फाड़े ये मंजर देखने लगी। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मेरी सास रोती हुई सूरत बनाए खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मेरे होश हवास ये देखकर बिल्कुल सुन्न हो रहे थे। मैं जल्दी आगे बढ़ी। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दो उन्हें। मैंने अपनी सास को छुड़वाने की कोशिश की तो मेरे पति ने झटके से सास के बाल को छोड़ दिया और एक गंदी सी गाली देकर गुस्से में चीजों को तोड़ फोड़ करके तेजी से बाहर निकल गया। मेरी सास ने रोते हुए मेरा बाजू पकड़ा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी दर्दनाक आवाज सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। मैं हैरान थी। कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता था? आप आराम करिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। मैंने अपनी सास को तसल्ली दी। जल्दी अपने पति के तलाश में बाहर निकल गई ताकि उससे इस बारे में बात कर सकूं, मगर मेरा पति घर से बाहर निकल चुका था। मैं हैरान परेशान चूल्हे के आगे खड़ी सोच में गुम थी। वह मंजर मेरी नज़रों के सामने घूम रहा था। मैं बहुत बेचैन थी। मुझे अपने पति की हरकत किसी तरह भी स्वीकार नहीं थी। मैं गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर अपनी सास के लिए ले गई तो उनके गालों पर लुढ़कते आंसू देखकर मेरा दिल दुखी से भर गया। आप नाश्ता कर लो। मैंने आगे बढ़कर उनके आंसू पोंछे। नाश्ता उनके सामने रख दिया। वे चुपचाप एक एक निवाला मुंह में डालने लगी। मैं तेजी से उठकर बाहर निकल आई क्योंकि मेरी अपनी आंखों से आंसू बहने वाले थे। मैं कमरे में टहल टहल कर अपने पति का इंतजार कर रही थी। उससे बात किए बिना मुझे सुकून न आने वाला था। मेरा नाम कनक है। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मगर वह एक अच्छे और संस्कारी परिवार से संबंध रखते थे। वह दोनों ही सुलझे हुए थे। पापा को जहाँ खानदानी रीति रिवाज का बहुत मान सम्मान था, वहीं माँ भी संस्कारी थी। उनके अंदर संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ था। हम गरीब जरूर थे और कुम्हार थे। मिट्टी के बर्तन बनाकर थोक के भाव में सेल किया करते। हम लोगों के अंदर मेहनत मजदूरी कूट कूट कर भरा हुआ था। हम बहन भाइयों को न सिर्फ पाला था बल्कि पढ़ाई भी करवाई थी, मगर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था और न ही अपनी समस्याएं किसी से बताई थी। घर में बेशक हमने चटनी रोटी खाई या पानी से रोटी खाई, माँ ने कभी अपने मायके वालों के सामने अपनी समस्याओं का रोना नहीं रोया। माँ का कहना था, किसी को अपनी समस्याएं बताने का मतलब ये है कि आप उनसे मदद की उम्मीद रखते हो, इसलिए कभी अपने बुरे हालात के बारे में किसी को कोई बात ना करो, मगर मेहनत मजदूरी करके अपने हालात बदलने की कोशिश करो। पापा के तौर तरीके, समझदारी, उनका रहन सहन का तरीका देखकर हम सब बहन भाइयों का मिजाज भी माँ और पापा की तरह था। माँ पापा को झूठ बोलना और गलत काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए हम सब बहन भाई माँ पापा के सामने झूठ बोलने से कतराते थे और कभी भी किसी भी बात के लिए झूठ का सहारा नहीं लेते। माँ ने हमारी परवरिश बहुत अच्छे वसूलों पर की थी। मैं जबकि घर में बड़ी थी, इसलिए माँ का संस्कार मुझ में कूट कूट कर भरा हुआ था। मैं स्कूल से आने के बाद माँ के घर के कामों में मदद करवाती और छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाया करती। माँ मुझसे बहुत खुश होती थी क्योंकि माँ की बहुत ही बात मानने वाली बेटी थी। ये सब कुछ मैंने माँ और पापा से ही तो सीखा था। माँ और पापा खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। उन्होंने हम सब बहन भाइयों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया था और हम सब ही हर साल अच्छे नंबरों से पास हो जाते थे। परिवार में किसी को मालूम नहीं था कि हमारे घर के हालात क्या है, बल्कि परिवार के सभी लोग हमें खाते पीते लोग समझते थे। जबकि महीने का गुजारा माँ कितने मुश्किल से करती थी, उसका अंदाजा मुझे बखूबी था। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो माँ पापा से परमिशन लेकर पापा के स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। माँ और पापा नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी करूँ। उनका कहना था मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूँ, मगर मैं ये देख रही थी बहन भाइयों के बड़े होने के साथ साथ घर की समस्याएं और ज्यादा बुरी हो रही थी।
क्योंकि अब उनके पढ़ाई पर पैसे ज़्यादा खर्च होने लगे थे और घर के राशन में भी अब ज़्यादा पैसे लगते थे। इसलिए मैं चाहती थी कि पापा का सहारा बनूं। मैं ये देख रही थी कि पापा की तबीयत कुछ दिनों से खराब रहने लगी थी, मगर वह फिर भी परवाह नहीं करते थे और बराबर मेहनत में लगे रहते। मेरी माँ घर में छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमा लिया करती, मगर वह कमाई भी हमारे पढ़ाई में खर्च हो जाते। हमें तो और पैसों की ज़रूरत पड़ती और इसलिए मुझे ही आगे आना था, क्योंकि मेरा भाई घर में सबसे छोटा था। फिलहाल तो उससे जिम्मेदारी की उम्मीद ना रखी जा सकती थी। मैंने फैसला किया मैं पापा का बेटा बनकर दिखाऊंगी। माँ पापा ने मेरी जिद देखते हुए मुझे परमिशन दे दी थी। मैंने पास के स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी तनख्वाह ज़्यादा तो नहीं थी, मगर फिर भी कुछ ना होने से तो अच्छा ही था। मैं उस तनख्वाह से घर के घरेलू खर्च तो पूरा कर ही लेती थी। जब मैं पहली बार तनख्वाह पापा को देने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि बेटी के पैसे अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते। यही बात माँ ने भी कही, तुम ये पैसे अपनी शादी के लिए जोड़ लो। हमारे पास इतना नहीं है कि हम तुम्हें अच्छा दहेज दे सकेंगे। तुम अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लिया करो। मैंने कुछ पैसों की कमेटी डाल ली और बाकी पैसे घर के खर्च में लगा दिए। घर की समस्याओं में माँ पापा का हाथ बटाने की ये मेरी मामूली सी कोशिश थी। मैं अक्सर अपने बहन भाइयों की इच्छाएं पूरी कर दिया करती थी और अगर घर के लिए कोई सौदा या किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं अपने छोटे भाई से मंगवा लिया करती। मैं खुश थी कि मैं अपने पापा का सहारा बन रही थी। मैंने अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ी थी, बल्कि नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही थी। मेरा इरादा था कि मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी अच्छे स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई कर दूं, ताकि मेरी तनख्वाह और बढ़ सके। जब मैंने ग्रेजुएशन पूरी की, टीचर ट्रेनिंग की, तो मैंने वह नौकरी छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में नौकरी कर ली। ये स्कूल पहले वाले स्कूल से बहुत अच्छा था और यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने का मौका मौजूद था। उसके साथ साथ तनख्वाह भी अच्छी थी। मैं स्कूल में अपने काम से काम रखती थी, जबकि मैं बहुत मेहनती लड़की थी और मैं प्रिंसिपल के नज़रों में आ गई। वो मेरे काम को बहुत सराहने लगी, मुझे पसंद करने लगी, क्योंकि मैं स्कूल के बच्चे को पूरी ईमानदारी और दिल के साथ पढ़ाया करती थी। मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं डांटा, फिर भी वो मेरे पढ़ाने से बोर नहीं होते थे। वे दिल लगाकर पढ़ते थे और अच्छे नंबरों से पास हो जाया करते थे। स्कूल की इंचार्ज मुझसे बहुत खुश थी। फिलहाल उन्होंने मुझे जल्दी तरक्की दी और मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी। मैं खुश थी और मैं अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपनी डिग्री भी पूरी कर रही थी। मेरी किसी से ज़्यादा दोस्ती तो नहीं थी। मैं अपनी दुनिया में मगन रहती थी। आप क्या सारा दिन काम में मगन रहती हैं या कुछ खाती पीती भी हैं? मैं धूप में बैठकर स्कूल के बच्चों की कापियां चेक कर रही थी। तभी मुझे अपने पीछे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने चौंक कर देखा। वह कोई नौजवान था जो मुझे खड़ा होकर देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं उसको नहीं जानती थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने पास ही पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया तो मैंने हैरानी से सर घुमाकर देखा। सारे टीचर आसपास ही बैठे हुए थे, अपने कामों में बिजी थे। आप कौन हैं? मैंने उलझन से पूछा तो वह हल्का सा हंस दिया। कमाल है, आप मुझे नहीं पहचानती। मेरा नाम सिद्धार्थ मल्होत्रा है। स्कूल में नौकरी करते हुए आज मेरा तीसरा दिन है और आप मुझे नहीं जानती। वह थोड़ा शरारत से बोला तो मैं चौंक गई। अभी पिछले दिनों ही एक टीचर स्कूल छोड़कर गई थी। जरूर ये उनकी जगह पर आया होगा। अच्छा, मुझे पता नहीं चला, मैंने धीरे से कहा और उसे बैठने का इशारा किया। वह मुझसे कुछ दूरी पर बैठ गया। मैं दोबारा अपनी कापियां चेक करने में मगन हो गई थी, मगर शायद उसे बोलना बहुत पसंद था। काम के बीच में बराबर बोलता रहा और अपने बारे में सब कुछ बता दिया। वह अपने घर का इकलौता लड़का था, जबकि उसकी बीमार माँ उसके सर पर थी। उसके पिता का भी कुछ साल पहले मृत्यु हुई थी। उसका कहना था ये स्कूल उसका टारगेट नहीं, बल्कि वह और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता था। मैं चुप से उसकी बातें सुनती रही। मुझे उसमें या उसकी बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि मुझे इस बात की फिक्र हो रही थी कि मेरा काम लेट हो रहा था। मुझे अभी एक और क्लास की कापियां चेक करनी थी। मैं चुपचाप उसकी बातों पर सर हिलाती रही और अपने काम में मगन रही। मुझे नौकरी करते हुए 2 से 3 साल बीत चुके थे। माँ और पापा को मेरी शादी की फिक्र थी, जबकि मैं शादी के लिए बिल्कुल अभी तैयार नहीं थी। मैं पापा का सहारा बनी हुई थी और यही चाहती थी कि अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में मदद कर दूं और उनका अच्छा फ्यूचर बनाने में उनकी मदद करूं। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, जबकि मेरे बहन अभी स्कूल में पहुंची थी और उनके खर्च उठा रही थी। अगर मेरी शादी हो जाती तो मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ती और मैं अपने बहन भाइयों का सहारा कैसे बनती।
माँ और पापा रोज मुझे समझाने की कोशिश करते कि बेटियों को ज़्यादा देर घर में नहीं बिठाया जाता, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। और माँ पापा की नज़रों में कुछ रिश्ते मौजूद थे, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि लड़के ना तो पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास कोई अच्छी नौकरी थी। गरीब घर का रिश्ता लाने से पहले लोग कई बार सोचते हैं, जो लोग आते हैं इस नीयत से आते हैं मैं सारी जिंदगी नौकरी करूं और लड़के और उसके घर वालों का सहारा बनूं। तो अगर मुझे सहारा ही बनना था तो मैं अपने माँ बाप का क्यों न बनती, अपनी शादी के बाद ससुराल का सहारा क्यों बनती। मुझे किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो मेरे साथ मेरे कदम से कदम मिलाकर चले और जिसको मेरी नौकरी की ज़रूरत ना हो। जब मैंने अपने पापा को अपनी बात समझाई तो वो समझ गए। वे मेरी मर्जी के बगैर जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना चाहते थे। एक दिन मैं स्कूल से घर लौटी तो घर में अजीब हलचल थी। क्या बात है माँ, क्या कोई खास मेहमान आ रहे हैं? मैं रसोई में खास तैयारी देखकर पूछ रही थी। हाँ, तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं। माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। अब ये कौन से रिश्ते वाले थे, जबकि मैंने माँ को अपनी पसंद पहले ही बता रखे थे। माँ, आपको बताया तो था कि मुझे शादी वादी नहीं करनी। माँ, मैं आज स्कूल के काम से कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ और अब ये मेहमानों का झंझट मुझे उलझन होने लगी है। माँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेहमानों के सामने नहीं आऊंगी, आप खुद ही निपट लेना। मैंने माँ को कहा तो वह हैरानी से मुंह खोलकर मुझे देखने लगी। मगर इस बार तुम्हारे पसंद का रिश्ता आया है, तभी तुम्हें ऐतराज है? माँ की बात सुनकर मैं हैरान हुई थी। माँ, मेरी पसंद का कौन सा रिश्ता आ गया? मैंने उलझन भरे शब्दों में कहा था। तुम्हारे साथ स्कूल में नौकरी करता था, सिद्धार्थ नाम है उसका। उसकी माँ ने आज फोन पर मुझसे बात की थी, वह तुम्हें पसंद करने लगा है और तुमसे शादी की इच्छा भी कर रहा है। आजकल किसी अच्छी कंपनी में नौकरी भी कर रहा है। माँ ने मुझे पूरी बात बताई तो मैं हैरान होकर माँ को देखने लगी। सिद्धार्थ 2-3 महीने पहले ही हमारे स्कूल में नौकरी कर रहा था। उसे नौकरी छोड़े हुए भी आज 1 साल से ऊपर हो गया था। अब उसे मेरी याद आई थी। मगर माँ, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बिना वजह चोर सी बन गई थी। न जाने माँ क्या सोचती होंगी मेरे बारे में। मैंने जल्दी से माँ को अपने बारे में सफाई देनी चाहिए। हाँ, उसकी माँ ने मुझे सब बता दिया है। तुम्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तुम उसकी एक तरफा पसंद हो। अगर वह पढ़ा लिखा और समझदार है और उसकी अच्छी नौकरी है तो फिर हमें इस रिश्ते पर क्या ऐतराज हो सकता है। तुम्हें तो मालूम ही है, मैं और तुम्हारे पापा इतने छोटे सोच नहीं रखते। इसलिए उसको घर बुलाकर देखभाल कर लेते हैं। अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम जरूर तुम्हारी बात को आगे बढ़ाएंगे। माँ ने बात साफ की तो मेरी समझ में बात आ गई थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई, मगर मैं बार बार सिद्धार्थ के बारे में ही सोच रही थी। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं हुआ कब मैं उसके दिल को भा गई थी। ना उसने कभी अपनी पसंद को मुझे बताई थी और ना ही मैंने कभी उस पर इतना गौर किया था। कई महीने मेरे स्कूल में ही जॉब करता रहा। उसने मुझसे कई बार बात करने की कोशिश की थी, मगर मैं अपने काम में बिजी हो जाती थी। उसको हाँ हूँ मैं जवाब देती थी। शायद उसे ऐसे ही मेरी ये अदा भा गई होगी। मैंने उसको कोई भाव नहीं दिया था और ना ही मैं बाकी किसी टीचर से इतनी फ्रैंक थी। फिलहाल जो भी था, अब तो मेरी किस्मत का फैसला पापा के फैसले पर टिका हुआ था। माँ को सिद्धार्थ का रिश्ता पसंद आ गया था। उसके आगे पीछे एक माँ के सिवा कोई नहीं था। वैसे भी मुझे भरे ससुराल से कोई ऐतराज नहीं था और ना ही माँ पापा को। लेकिन सिद्धार्थ की शराफत भी माँ पापा को बहुत भा गई थी। वह शरीफ इंसान था और एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। पापा ने मेरी नौकरी के बारे में भी उससे साफ बात कर ली थी। उसने मेरे काम करने या ना करने का मेरे ऊपर ही छोड़ दिया था। माँ और पापा दोनों ही उसकी बातों से प्रभावित हो गए थे। वैसे भी वह देखने में अच्छा भला था और उसकी सीधी सादी माँ थी। माँ पापा को इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं हुआ। उन्होंने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया। मैं भी सिद्धार्थ को स्वीकार कर लूं। मुझे भी सिद्धार्थ से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन माँ पापा को छोड़कर जाना और छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी से मैं अपना पीछा नहीं छुड़वाना चाहती थी। मैंने माँ और पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनकी मोहब्बत और जिम्मेदारी का एहसास मुझ पर सवार हो गया। उनके लिए अपनी बेटी का कन्यादान करना बहुत जरूरी था और अपने दामाद के साथ विदा करना सबसे जरूरी काम था और मैं अपने जिद के आगे उनकी खुशी में रुकावट नहीं डालना चाहती थी। मैंने अपनी इच्छा को एक तरफ रखते हुए माँ और पापा की बात मान ली। माँ और पापा सिद्धार्थ के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने अपनी कमेटी के पैसे जोड़ रखे थे। फिलहाल शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पापा ने भी अपने कुछ दोस्तों से कर्ज ले लिया ताकि मेरी शादी की रीति रिवाज को अच्छे से निभा सके। मैं नहीं चाहती थी कि शादी पर ज्यादा हंगामा किया जाए, फजूल खर्च हो जिससे माँ और पापा परेशान हो जाए। इसलिए मैंने शादी के लिए बहुत कम और जरूरी चीजें खरीदी थी।
सिद्धार्थ और उसकी माँ ने तो दहेज के नाम पर कोई डिमांड नहीं की थी और ना ही किसी खास चीज की इच्छा की थी। उन्होंने हर मामले में हमारा भरपूर साथ दिया था और शादी के किसी मामले को हमारे लिए समस्या नहीं बनाई। अपनी तरफ से बारात ले आए, बहुत कम लोगों को लेकर आए थे। माँ और पापा तो पहले ही सिद्धार्थ की शराफत के गुणगान करते रहते थे, अब वह उसके फैसले और समझदारी की भी तारीफें करने लगे थे। मैं विदा होकर सिद्धार्थ के साथ उसके घर आ गई, जहाँ एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने अपने ससुराल में रोजमर्रा की जिंदगी शुरुआत की। मैंने स्कूल की नौकरी शादी से कुछ दिन पहले ही छोड़ दी थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर पर ध्यान दूं और जब जरूरत नहीं थी नौकरी की तो फालतू के अपने दिमाग में दबाव क्यों डालती। मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। सिद्धार्थ का व्यवहार भी बहुत प्यार भरा था। उन्होंने पहले ही दिन मुझ पर अपनी पसंद का इजहार कर दिया था। सिद्धार्थ ने बताया उसने मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर बैठा था, लेकिन उन्होंने कभी मेरे सामने अपनी पसंद का इजहार नहीं किया था, क्योंकि वह समझ गए थे कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो किसी की बातों में आ जाऊं। फिलहाल उन्होंने यही फैसला किया कि जब भी शादी का मौका आएगा वे अपनी माँ को मेरा हाथ मांगने के लिए भेज देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। अपने पति के मुंह से उनकी पसंद का इजहार सुनकर मैं खुशी से निहाल हो गई थी। ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि सिद्धार्थ ने मुझे हासिल करने के लिए मुनासिब और इज्जतदार तरीका अपनाया था। अगर वो मुझसे दोस्ती की इच्छा करते या स्कूल में अपनी मोहब्बत का इजहार करते तो शायद मैं उन्हें कोई अहमियत ना देती, हमारी मोहब्बत कभी पूरी ही ना होती। लेकिन उन्होंने जिस समझदारी और तरीके से अपने जज्बात का इजहार किया उसने मुझे भी अपनी बातों से संतुष्ट कर दिया था। मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई थी। मेरी शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। मैंने अपने पति को अपने सास पर हाथ उठाते देखा। ये मंजर मेरे लिए बर्दाश्त करने वाला बिल्कुल नहीं था। मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं था कि सिद्धार्थ ऐसा इंसान होगा जो अपनी माँ पर हाथ उठा सकता है। मैं बहुत डर गई थी, ये समझ नहीं पा रही थी क्या करूं। मैंने सिद्धार्थ से बात करने की कोशिश की थी। माँ पर हाथ उठाना दूर की बात है, उनसे ऊंची आवाज में बात करना भी गलत है। तुम पढ़े लिखे हो और समझदार हो, माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। लेकिन उसके चेहरे पर पछतावा के असर दिखाई नहीं दिए थे। वह उल्टा मुझे ही डांटने लगा, मगर उसकी बात में कोई दम नहीं था। उसने मुझे बताया उसकी माँ अनपढ़ गंवार है, उसे बोलने की तमीज नहीं है। कभी इतना ऊंचा चिल्लाकर बोलती हैं, ना ही उन्हें खड़े होने की तमीज है, ना ही बोलने की। पर मैं अपनी सास के साथ रह रही थी, मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हाँ, वह कम पढ़ी लिखी थी, थोड़ी आवाज उनकी तीखी थी। वह कुछ भी बोलती थी तो बाहर तक सुनाई देता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिद्धार्थ को अपनी माँ पर हाथ उठाने की नौबत आ गई थी। किसी किसी का बोलने का तरीका यही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदतमीज है। सिद्धार्थ को भी इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। अगर वह कोई बुरी औरत होती तो वह इस मुकाम पर ना होता। वह इस बात को आराम से भी तो समझा सकता था। मुझे इस वक्त सिद्धार्थ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उसे अपनी माँ पर हाथ उठाना पड़ा था। सिद्धार्थ के पास कोई ठोस वजह नहीं दिखाई दिया। मेरी माँ जाहिल औरत है, वह पढ़ी लिखी नहीं। उसके शब्द ने मुझे और ज्यादा हैरान किया था। क्या माँ बाप को उनके अनपढ़ जाहिल होने की वजह से उन्हें जलील किया जाए? मेरे अपने माँ बाप भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदगी के तमीज और समझदारी सिखाई थी। माँ बाप के एक्सपीरियंस और कुर्बानियां बच्चों के लिए सबसे पहली मंजिल होती है। ये बात मैं सिद्धार्थ को चाहकर भी नहीं समझा पा रही थी। मुझे एहसास हो चुका था सिद्धार्थ को समझाना बेकार है, लेकिन मैंने फिर भी अपनी कोशिश चालू रखी थी। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। मैं सिद्धार्थ को समझाने की कई तरीके निकाले और उसे कहा कि वह आइंदा कभी अपनी माँ पर हाथ नहीं उठाएगा। माँ की गरिमा और उनकी इज्जत का ध्यान रखना हम बच्चों पर अपने अपने माँ बाप का कर्तव्य है। मैंने सिद्धार्थ को धार्मिक तरीके से भी समझाया था। इस संगीन पाप करने के बारे में उसे डराया था। वह दोबारा ऐसी हरकत ना करे। इस किस्से के बाद सिद्धार्थ की इज्जत मेरे दिल में कम हो गई थी। मैंने ये महसूस किया था कि मैं सिद्धार्थ को दोबारा ऐसा कोई मौका न आने दूंगी उसको अपनी माँ पर हाथ उठाना पड़े। मैं अपनी सास की बहुत इज्जत करती और उनका बहुत ख्याल रखती थी। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने देती। मैंने जल्दी ही घर का सारा काम संभाल लिया था। काम करने की मुझे शुरू से ही आदत थी। मैं अपने माँ बाप का भी बहुत ख्याल रखती थी और अब मेरी सास की जिम्मेदारी भी मेरा कर्तव्य था और उनका सेवा करना भी मेरा ही कर्तव्य था। मेरी माँ थी, वैसे भी मेरे पति का रवैया उनके साथ अच्छा नहीं था, इसलिए मेरी सारी हमदर्दियाँ अपनी सास के साथ ही थी। मैंने अपनी सास के व्यवहार पर नजर रखनी शुरू कर दी ताकि ये जान सकूं कि आखिर मेरे पति उनसे इतना गुस्सा क्यों रहते हैं। लेकिन मैंने उनके व्यवहार में कोई ऐसी बात नहीं देख पाई थी। वह एक साधारण औरत थी। पूजा पाठ भी थोड़ी तेज आवाज में करती थी, बाहर तक सुनाई देता था। वह जितना धार्मिक थी अपने हिसाब से सही बोलती थी। उनमें कोई भी ऐसी बुराई नजर नहीं आती थी।
वो मीट मछली अंडा ये सब कुछ नहीं खाती थी, ना ही घर में बनाती थी, और सिद्धार्थ ये सब कुछ खाता था। जबरदस्ती अपनी माँ से बनवाता था। अगर वो मना करती तब भी उनको जाहिल गंवार बोलता। माँ को कहता, माँ तुम्हें नहीं मालूम मीट खाने से शरीर के अंदर बहुत से अंगों को ताकत देती है, आपको क्या मालूम, आप तो जाहिल हो। और कहता हूँ तो समझती नहीं। लेकिन सिद्धार्थ इसी बात पर अपनी माँ पर कई बार हाथ उठा चुका था और मीट भी खाता था। हमारे घर में मंगलवार को छोड़कर और दिन मीट मछली खा लिया करते थे, लेकिन मुझे ये बात इतनी आफत वाली तो नहीं लगी थी जिसकी वजह से माँ पर हाथ उठाया जाए। अगर सिद्धार्थ को अपने शरीर की इतनी चिंता थी तो वो बाहर भी खा सकता था और अच्छी नौकरी कर रहा था, पैसे भी अच्छे कमाता था। लेकिन ये तो सरासर उसकी बहुत बड़ी गलती थी। सिद्धार्थ की माँ हरदम डरी सहमी रहती, लेकिन बेटे की ऐसी क्रूरता की वजह से वो बेटे के लिए मीट भी बनाती थी। बेचारी उल्टियां करती रहती और पूरा घर धोती, लेकिन सिद्धार्थ की माँ ने मुझे ये सब बता दिया था। मैं इस बात पर बहुत ध्यान रखती थी और मैंने सिद्धार्थ को कहा, मैं भी मीट मछली नहीं खाती, बल्कि मैं खाती थी, सिर्फ मंगलवार को नहीं खाती थी। सिद्धार्थ के ऐसे व्यवहार को देखकर मैंने मीट मछली भी खाना छोड़ दिया ताकि घर में कोई कलेश न हो। मुझे जब भी मौका मिलता मैं सिद्धार्थ को जरूर समझाती थी। वक्त के साथ साथ सिद्धार्थ का व्यवहार कुछ ठीक हो गया था। अब अपनी माँ से बहुत कम बात करते थे और जब बात ही ना करते तो मारपीट की नौबत ही ना आती थी। मैं दिल से उन्हें माफ नहीं कर पाई थी। वह मंजर जब भी मुझे याद आता तो मुझे सिद्धार्थ से बहुत उलझन महसूस होती और मैं चाहती कि वो मुझसे दूर रहे, लेकिन फिर मुझे वह किस्सा भूलना पड़ा था। आखिर वो मेरा पति था और मैं अपने कर्तव्य से दूर नहीं रह सकती थी। मैंने ये बात अभी तक अपने माँ बाप को भी नहीं बताया था और ना ही मैं बताना चाहती थी। अपने पति के अजीब व्यवहार और बर्ताव के बारे में मैंने अपनी माँ से नहीं बताया, इसलिए मैं चुप और सब्र करके अपने पति की इतनी बड़ी गलती बर्दाश्त कर ली और घर के माहौल को खुश रखने की कोशिश करती रही। मगर मेरी सारी कोशिशें बेकार होती रही। माँ, आप भी हमारे साथ आकर चाय पी लो। मैंने चाय का कप उठाया, अपनी सास के कमरे में आ गई। उन्हें मैंने कमरे में उदास बैठा पाया। मैंने उनको बाहर आने को कहा था, वह हमारे साथ बैठकर चाय पी सकें। वह कुछ ही देर में चली आई। सिद्धार्थ का मूड आज बहुत अच्छा लग रहा था। वह खुशी के अंदाज में बातें करने में मगन था। मैं तो तसल्ली में थी। उसका व्यवहार आज अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा था। मेरी सास कहने लगी कि मैं चाहती हूँ भगवान तुम दोनों की झोली भर दे। तुम्हारी शादी को 8 महीने हो गए हैं, मगर अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तुमने। सास ने अपनी इच्छा को बताया तो मैं शर्मा गई, मगर सिद्धार्थ गुस्सा हो गया। क्या माँ, तुम कभी नहीं सुधरोगी? कर दी ना तुमने जाहिलों वाली बातें। तुम्हें हमारे बच्चों से क्या लेना देना है? हम पढ़े लिखे हैं, हमें बच्चा कब करना है कब नहीं करना ये हम तय कर लेंगे। आपको कब कहाँ और क्या बोलना चाहिए जरा भी तमीज नहीं है। वह इतनी बदतमीजी से बोला था। असल में सिद्धार्थ अभी खुद बच्चा नहीं चाहता था, इसलिए उसे अपनी माँ की बात इस तरह बुरी लग गई थी। मुझे तो अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाने की बड़ी इच्छा है। तुम लोग भी सोच लो, बच्चे किसको प्यारे नहीं होते। मैं अपनी सास की बात समझ गई थी। मैं खुद भी यही चाहती थी, मगर सिद्धार्थ इस मामले में काफी जिद्दी इंसान था। उसे अच्छे से सेटल होना था, तभी वो बच्चे के लिए सोचता। बस माँ, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। मैंने बात को खत्म करने के लिए कहा तो मेरी सास मुझे आशीर्वाद देने लगी। तभी मेरा पति बीच में बोल पड़ा, तुम अपना आशीर्वाद अपने पास ही रखो माँ, अच्छा होगा अपने लिए प्रार्थना किया करो। सिद्धार्थ ने काफी झुंझलाकर बोला था। चुप हो जाओ, आप क्यों बहस कर रहे हैं? मैंने सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश की। मैं नहीं चाहती थी कि बात आगे बढ़े। जब उसकी अपनी औलाद होगी तब उसे अकल आएगी। माँ बाप की क्या अहमियत होती है, माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, सब मालूम हो जाएगा इसे, मेरी सास ने कहा। तो सिद्धार्थ आगे बढ़कर अपनी माँ पर चढ़ दौड़ा। तुमने क्या कर दिया था मेरे लिए? सारी जिंदगी तरसा कर रखा था एक एक चीज के लिए। अब तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो कि मुझे लग जाए। वह गुस्से से दहाड़कर बोला और बोलकर उठकर खड़ा हुआ और उसने तुरंत अपनी माँ पर हमला कर दिया। उनके मुंह पर मुक्का दे मारा। ये क्या कर दिया तुमने? मैं उसे रोक भी ना सकी थी। मेरी सास का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह अपने आंसू पोंछती चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई, जबकि सिद्धार्थ गुस्से में घर से बाहर निकल गया। ये दूसरी बार था जब उसने मेरे सामने ही अपनी माँ पर हाथ उठाया था। मैंने उसे कितना समझाया था, मगर उस पर बिल्कुल असर नहीं हुआ था। उसे शायद अपनी माँ को मारने की आदत थी, तभी तो उसका हाथ खुद ब खुद उठ जाता था, मगर अपनी आदत सुधारने की हल्की सी भी कोशिश ना करता। न जाने उसकी कैसी परवरिश हुई थी। ये सब कर रहा था। मुझे बेहद शर्मिंदगी हो रही थी। भला उनका कसूर ही क्या था? मैंने सोच लिया था इस बार मैं सिद्धार्थ से आराम से बात नहीं करूंगी, बल्कि उसको साफ साफ बता दूंगी कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं इस मामले में चुप कर जाती तो खुद भी
पापन होती। सिद्धार्थ जब घर आया उसका गुस्सा ठंडा हो चुका था। कनक, खाना तो ला दो, बड़ी भूख लगी है। उसके व्यवहार से ऐसा पता नहीं चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने खाना गर्म करके उसके सामने लाकर रख दिया। तुम भी आ जाओ। उसने खाना शुरू किया तो मुझे यूं ही बैठा देखकर बोला, नहीं मुझे भूख नहीं। मैंने अपनी सास को पहले ही खाना खिला चुकी थी। उनकी हालत देखकर मुझे बेहद अफसोस हुआ था। वह हिचकियों के साथ रोते हुए खाना खाती रही। देखो बहू, जब बेटा 2 वक्त की रोटी खिलाता है तो कैसे जलील करता है। वह रोते हुए हिचकियों से कह रही थी। मेरी तो हिम्मत भी ना थी कि उनका सामना करूं, मगर मैं उनको खाना खिलाए बिना कैसे सोने देती। आप उनको माफ कर दो माँ, उनके लिए अपने मुंह से कभी शराब मत निकालना। मैंने अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर अपने पति के व्यवहार की माफी मांगी थी। चल पगली, तू क्यों शर्मिंदा होती है, तेरी इसमें कोई गलती नहीं। ये तो जब से जवान हुआ है इसी तरह मेरे साथ करता है। इसे लगता है इसने मुझे पैदा किया, इतना पढ़ लिख कर समझदार बनता है। इसे ये नहीं पता उसे पढ़ाने के लिए मैंने कितने अरमानों को पानी में बहा दिया। उसे तो लगता है वह सब कुछ जन्म होते ही सीख गया था। तू तो बहुत अच्छी है, भगवान तुझे सुखी रखे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं उनका पैर छूते बर्तन समेट कर निकल आई थी। तब से अब तक मैं सिद्धार्थ का इंतजार कर रही थी। अपनी माँ के कमरे में जाने और माफी मांगने की बजाय वह खाना मंगाकर खाने में मगन था। सिद्धार्थ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं और ज्यादा इस घर में नहीं रह सकती। मैंने उसे अपना फैसला सुनाया तो वह दंग रह गया। ये क्या कह रही हो? उसने तुरंत खाना छोड़ दिया था, मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हारी माँ के साथ ये व्यवहार और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर तुम मेरी बात नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई है और ये आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। इसलिए मैंने यही अच्छा समझा है कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने अपनी बात पति को समझाने की कोशिश की, वो हैरान रह गया। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, प्लीज ये बात खत्म कर दो। तुम क्यों ये सब कुछ बर्बाद करने पर तुली हुई हो? वह खुद ही मुझे गुस्सा दिलाती है। सिद्धार्थ को अपने व्यवहार पर कोई भी पछतावा नहीं था। मुझे लगता था अगर कोई अपने माँ पर जुल्म करता है तो वह कुछ भी कर सकता है। सिद्धार्थ जब अपनी माँ पर हाथ उठा सकता है तो मुझ पर भी उठा सकता था। अभी तो उसकी माँ उसका गुस्सा सहने को मौजूद थी। अगर उसकी माँ इस दुनिया में ना रही तो उसका अगला निशाना मैं ही बनती। मैंने दिल में फैसला किया था, इस बारे में अपने इरादे पर अटल रहूंगी। सिद्धार्थ से बात करना फिजूल लग रहा था। फिलहाल मैं उठकर अपना सामान समेटने लगी। सिद्धार्थ, में ऐसा व्यवहार अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई बात हो जाती है। मुझे थोड़ा वक्त दो। मगर तुम इस तरह मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा व्यवहार बदल जाएगा। नहीं, ऐसा करने से तो मैं और ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। प्लीज मेरे खातिर ना सही, अपनी सास के खातिर ही रुक जाओ। और सिद्धार्थ की बातें सुनकर मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि वो मुझे रोकने के लिए अपनी माँ का ही सहारा ले रहा था। ये सब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। कनक, मैं वादा करता हूँ मैं खुद को ठीक करने की कोशिश करूंगा और अपनी माँ से माफी मांग लूंगा। मैं जानता हूँ ऐसा करना बहुत गलत है, मगर मैं गुस्से में ऐसा कर देता हूँ और फिर अपने आप पर काबू नहीं रह पाता। सिद्धार्थ की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। शायद मुझे उसे एक और मौका दे देना चाहिए था। वैसे भी माँ पापा के चौखट पर जाकर बैठना नहीं चाहती थी। उन्होंने कितनी मुश्किलों से तो मेरी शादी की थी। अब वापस जाकर उन पर बोझ बनना अच्छी बात नहीं थी। पति को एक और मौका दे देना चाहिए। वैसे भी सिद्धार्थ का व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल ठीक ठाक था। उसने कभी ना तो मुझ पर गुस्सा किया था और ना ही हाथ उठाया था, क्योंकि वह अपना सारा गुस्सा अपनी माँ पर ही उतार लिया करता था। उसे माँ की बात सुनकर एकदम ही गुस्सा आ जाया करता था। न जाने माँ पर इतना गुस्सा क्यों करता था। मुझे उसके व्यवहार की समझ नहीं आती थी। अपनी गलती का एहसास कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता था। शायद उसके पीछे कोई वजह हो। मैंने जानने की भी बहुत कोशिश की थी, मगर मुझे ऐसी कोई वजह समझ नहीं आई थी। मेरी सास अच्छी भली सुलझी हुई औरत थी, लेकिन शायद कहीं उसके दिमाग में बचपन में ही कुछ ऐसी बातें बैठ गई हों। लेकिन उसके माँ के परवरिश में कोई कमी नहीं थी। फिर भी सिद्धार्थ का व्यवहार मेरी समझ से बाहर था। ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी माँ से माफी मांगनी पड़ेगी, मैंने सोचकर कहा। तो सिद्धार्थ जल्दी उठा, अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे चली आई ताकि देख सकूं कि वह सच में माफी मांग रहा है या नहीं। लेकिन वह अपनी माँ के सामने गया, माफी भी मांगी। मैंने अपने कानों से सुना वो माफी मांग रहा था। मेरी सास ने भी जल्दी माफ कर दिया। ये देखकर मुझे खुशी हुई थी। शायद सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास हो जाए कि मेरी सास ने उसे कितनी आसानी से माफ कर दिया था। शायद उसके दिल में अपनी माँ के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। सिद्धार्थ का व्यवहार सच में बहुत बदल चुका था। वो मेरी सास पर गुस्सा नहीं करता। मेरी सास अपने कमरे से बाहर निकल आई और सिद्धार्थ के साथ बैठकर खुशी से बातें कर रही थी। सिद्धार्थ अपनी माँ से हंसी खुशी बात करता और उनका ख्याल भी रखने लगता।
मुझे ये सब देखकर बड़ी खुशी हुई थी। अगर मेरे पति के बदलते व्यवहार की वजह मैं थी तो मुझे इस बात की और खुशी थी कि चलो मेरी वजह से उसका व्यवहार अपनी माँ के साथ ठीक हो गया था। मैं किसी के लिए तो खुशी का कारण बन रही थी। मैं उसका पहले से भी ज्यादा सेवा करती और अपनी सास की भी बेहद ख्याल रखती थी। मुझे ढेरों आशीर्वाद देती। मेरी शादी को 2 साल बीत चुका था। पिछले काफी दिनों से सिद्धार्थ ने अपनी माँ के साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी और अब वो अपने बच्चों के बारे में भी सोचने लगा था, क्योंकि सिद्धार्थ को दफ्तर की तरफ से तरक्की मिल गई थी जिसका वह काफी साल से इंतजार में था। अब वो बच्चे की जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। मैं अपने घर में खुश थी और तसल्ली में थी। एक दिन सिद्धार्थ ने मुझे बाहर ले जाकर खाना खिलाने को कहा था। मैं खुशी खुशी तैयार होने लगी। सिद्धार्थ, हम माँ को भी साथ ले चलते हैं, वह अकेले घर पर क्या करेंगी। मुझे अपनी सास का ख्याल आया। मैंने जल्दी सिद्धार्थ को कहा। वह भी राजी हो गया। ठीक है, तुम माँ से कहो कि वह भी तैयार हो जाए, मैं अपने दोस्त की गाड़ी लेकर आता हूँ, उसने कहा तो मैं खुशी से अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। हम सब होटल पहुंचे। माँ धीरे से बोली, बहू ऐसे होटल में चलना जहाँ मांस मछली ना खाते हों। लेकिन ये बात सिद्धार्थ ने सुन ली थी। इस बात पर गुस्सा आ गया था। मैंने भी होटल पहुंचकर वेज खाना ही मंगवाया था, लेकिन सिद्धार्थ ने वहां पर अपने लिए बकरे का मीट मंगवा लिया। माँ को वहीं पर वोमिटिंग की होल आने लगी। अपने आप को नहीं संभाल पाई और हाथ खाने से जा टकराया। वहां सबके सामने ही पलटी कर दी और बर्तन भी नीचे गिर गए। मेरी सास कुछ डर में पड़ गई थी, जबकि सिद्धार्थ भी शर्मिंदा सा हो गया। सारा खाना फर्श पर इधर उधर बिखर गया था। मैं जल्दी अपनी सास को संभालने लगी। वेटर जल्दी ही हमारी तरफ लपका था। मैं आपको दूसरी प्लेट लाकर देता हूँ, सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा। रहने दो, कोई जरूरत नहीं, उसको खाना खाने की तमीज नहीं। तुम्हें ही शौक था ना उनको यहाँ पर लाने का। बेइज्जती करवा कर रख दिया इस बुढ़िया ने। लोगों का ध्यान इधर उधर हुआ तो सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर पूरी ताकत से अपनी माँ को थप्पड़ दे मारा। वह तो इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फिलहाल कुर्सी से नीचे गिर पड़ी थी। आसपास के लोग दोबारा हमारी तरफ देखने लगे थे। वह बिल्कुल हिलकर रह गई थी। मैंने जल्दी अपनी सास को नीचे से उठाया और वापस कुर्सी पर बिठा दिया। उनका पूरा जिस्म कांप रहा था। उनकी हालत देखकर मुझे उन पर बहुत तरस आया और सिद्धार्थ पर गुस्सा आ रहा था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आया। अगर आज मीट ना खाते तो क्या मर जाते। तुम्हें तो अपनों से ज्यादा लोगों की फिक्र पड़ी है, मैंने दबे दबे शब्दों में और धीमे शब्दों में कहा। मगर सिद्धार्थ की आंखों में सिर्फ गुस्सा और बदतमीजी थी। मेरा दिल भगवान से बहुत डर रहा था। मैं जानती थी इसका ये हरकत भगवान की नजरों से छुपा नहीं। इसने बहुत बड़ा पाप किया है और इसका एहसास उसे एक न एक दिन जरूर होगा। हमने जल्दी से खाना खत्म किया और घर वापस आ गए। मैं अंदर ही अंदर रोती रही। मेरे दिल में दुख था। मैं अपनी सास को अपने पति के जुल्म से बचा नहीं पाई थी। सिद्धार्थ का व्यवहार, उसकी बदतमीजी मुझे बहुत ज्यादा दुख दे गया था। उनकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि वह अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करे, मगर उसका गुस्सा और व्यवहार सब कुछ मुझे बेचैन कर रहा था। अब कभी नहीं सुधरेगा, कभी भी अपनी माँ की इज्जत नहीं करेगा और मैं उसको सुधार नहीं पाऊंगी। मेरे दिल में गम बैठ गया था, मगर मैं जानती थी सिद्धार्थ की सोच कभी बदलने वाली नहीं थी। मेरी सास घर आते ही अपने बिस्तर में दुबक गई थी। दिल में अजीब सी टूट फूट हो रही थी। मैं कैसे ऐसे इंसान के साथ रह सकती थी जो न सिर्फ अपनी माँ का दुश्मन था, बल्कि मुझे भी एक ऐसी सोच में डाल रहा था जिसके पाप की भागीदारी मैं भी बनती। सब कुछ मेरे सामने हो रहा था और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। अजीब सी बेचैनी हो रही थी। शाम का मंजर सारी रात मेरे दिमाग में चलता रहा, जबकि सिद्धार्थ के खर्राटे पूरे कमरे में गूंज रहे थे। मैं सुबह सवेरे उठकर अपनी सास के लिए नाश्ता बनाकर ले गई। असल में मुझे रात की जो शर्मिंदगी थी, मैं उसको तसल्ली देकर दूर करना चाहती थी। माँ उठ जाए अपनी सास को बेइज्जती में देखकर और ऐसे पड़े देखकर मैंने दोबारा आवाज लगाई, मगर उनके जिस्म में कोई हरकत ना हुई। माँ, क्या हुआ आपको? मैंने आगे बढ़कर उनको हिलाया, मगर वह इस दुनिया में नहीं थी। वह खत्म हो चुकी थी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को चीखने से रोका और भागकर सिद्धार्थ को जगा दिया। मेरी सास अपने बेटे के हाथों अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सकी और इस दुनिया से रूठ कर चली गई। मेरा दिल बुरी तरह से परेशान था। मैं तो उनसे माफी भी न मांग सकी थी और न उन्होंने सिद्धार्थ को माफी मांगने का मौका दिया था। न जाने सारी रात उन पर क्या बीती होगी। उन्होंने हम में से किसी को नहीं उठाया और न ही अपनी तकलीफ के बारे में किसी को कुछ बताया था। वह चुपचाप इस दुनिया से चली गई थी, जैसे हम दोनों से रूठ कर चली गई हूँ। मैं कनकियों से सिद्धार्थ को देख रही थी। उसे अपनी माँ के मौत का कितना अफसोस हो रहा है, मगर मैं उसे देखकर हैरान थी। उसके चेहरे पर जरा सी भी मायूसी दिखाई नहीं दे रही थी,
ना कोई शर्मिंदगी थी। ऊपर से कहने लगा, अभी शोर मत मचाओ, मुझे थोड़ा सा नाश्ता कर लेने दो। मैं उसे आश्चर्य से देखने लगी। कैसा इंसान है, कहने लगा, न जाने कितनी देर तक अंतिम संस्कार का काम चलेगा। मैं बिना नाश्ता किए नहीं रह सकता। उसकी आंख से अपनी माँ के लिए एक भी आंसू नहीं निकला था, जबकि मैं बराबर आंसू बहा रही थी। ऐसा जल्लाद इंसान मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। जब सासू माँ का अंतिम संस्कार पूरा हुआ, मैंने अपनी माँ से कहा, मैं आपके साथ जाऊंगी। अपनी सास के अर्थी को पकड़कर मैं रो रही थी। माँ को कहा। वह हैरानी से मुझे देखने लगी। बेटा, तुम्हारी जरूरत सिद्धार्थ को है, तुम उसे ऐसी हालत में कैसे छोड़कर जा सकती हो? नहीं माँ, उसे मेरी जरूरत नहीं, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है, वह अकेला ही काफी है। मैंने माँ को कहा तो वह हैरानी से मुझे देखने लगी। मैंने अपनी माँ को आज तक कोई भी बात नहीं बताई थी। माँ मेरी ऐसी हालत देखते हुए मुझे अपने साथ लाई। आकर मैंने माँ पापा को सिद्धार्थ के बारे में सब कुछ बता दिया था। वह कैसे अपनी माँ पर हाथ उठाता था और इसी वजह से उसकी माँ की मृत्यु हुई है। पापा ये सुनकर हैरान हुए थे। उनके लिए ये बात स्वीकार करना बड़ा मुश्किल था। एक बेटा अपनी माँ पर हाथ कैसे उठा सकता है? वह इतना जालिम कैसे हो सकता था? मेरी माँ अफसोस करती रह गई, मगर अब अफसोस करने से क्या हो सकता था? मेरे दिल का बोझ कम नहीं हो रहा था। काश मैं सिद्धार्थ को समझा सकती, उसे रोक सकती, मगर मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। वो मानने को तैयार नहीं था। मैं माँ और पापा के साथ अपने घर पर आ गई और यहीं रहने लगी, और मैं सिद्धार्थ के सामने ही घर से निकल आई थी। उसने मुझे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की थी। शायद मौका ऐसा नहीं था, लेकिन उसने बाद में भी माँ पापा से कोई बात करने की कोशिश नहीं की। ना ही मेरे माँ पापा के घर लौट कर आया था। मुझे सिद्धार्थ से ज्यादा उसकी माँ का दुख था, इसलिए मैं सिद्धार्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी। मैं जब भी उसके बारे में सोचती तो मेरा दिल अजीब से बोझ का शिकार हो जाता था। अपने दुख से बचने के लिए मैं अपने आप को कामों में बिजी रखने की कोशिश करती। तुम अच्छी तरह से समझ लो कनक, तुमने फैसला करना है, सिद्धार्थ का साथ दोगी या उसे छोड़ दोगी। माँ, उस आदमी के साथ रहने का मेरा दिल नहीं करता। वह बहुत बुरा इंसान है। जो अपनी माँ का न बन सका, वो मेरा क्या बनेगा? अब तो उसकी माँ भी नहीं रही, जरूर वो मुझ पर हाथ उठाएगा। मैं सिद्धार्थ की आदत को अच्छी तरह समझ गई थी, इसलिए माँ पापा से बात की और माँ पापा ने भी मुझ पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। वे नहीं चाहते थे मुझे मजबूर करके दोबारा उसके साथ भेजे। तुम्हारा अपना फैसला है, अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला कर लो। हमें तुम्हारे यहाँ रहने पर कोई एतराज नहीं। तुम ये मत सोचना कि तुम हम पर बोझ बन रही हो। माँ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं चौंकी। उसी दिन माँ के साथ ही चली आई थी। फिलहाल कोई सामान अपने साथ नहीं लाई थी। कुछ दिन के बाद मैं अपना कुछ जरूरी सामान लेने सिद्धार्थ के घर चली गई। मुझे मालूम नहीं था कि इस वक्त वह घर पर मौजूद था या नहीं। मेरे पास दरवाजे की एक चाबी थी जो उस दिन मैंने अपने पर्स में रख लाई थी। फिलहाल मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। पापा ने मेरे साथ मेरे छोटे भाई को भेजा था। मैंने सोचा था कि जब सिद्धार्थ ड्यूटी पर होगा उसके पीछे से जाऊंगी। मुझे सिद्धार्थ का सामना करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। यही सोचकर मैं चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई, मगर घर में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। शायद कई दिनों से सफाई नहीं हुई थी। मैंने सोचा अपने कमरे की तरफ बढ़ी। जो मंजर मेरे सामने आया उसने मेरी सांस रोक दी। कमरे में बदबू ही बदबू फैली हुई थी। सिद्धार्थ जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके शरीर पर कीड़े चल रहे थे, लेकिन शायद उसकी सांसें अभी चल रही थी। उसकी आंखें खुली पड़ी थी। उसे देखकर बहुत डर महसूस हो रहा था। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल की, एम्बुलेंस को भी बुलाया और उसके ऑफिस में भी फोन किया। जब उसके ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि जिस दिन से उसकी माँ की मृत्यु हुई है उसी दिन से वह ऑफिस में नहीं गया, और जब अस्पताल में उसकी जांच हुई तो पता चला उसी दिन उसको पैरालाइज अटैक आया था। यह अपने हाथ पैरों को हिला नहीं पाया था, जिसकी वजह से उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। पर सिद्धार्थ का दिमाग काम कर रहा था। वह चारों तरफ सबको देख रहा था, पर उसके अपने पैर, हाथ, जुबान कंट्रोल में नहीं था। उसको पैरालाइज अटैक आया था, जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकता था। वह बहुत बुरी हालत में था। वह पूरा 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब सिद्धार्थ को मैंने उस हालत में देखा था, डर की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई थी। मेरे दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी या अफसोस नहीं था। मैं जानती थी कि जो इंसान अपने पवित्र रिश्ते का अपमान करे उसके साथ यही सब होने वाला था। शायद भगवान उसका पाप इसी तरह धोता। उसे देखकर और लोग भी ऐसे पाप करने से बच जाते, इसलिए शायद उसे इतने दिन जिंदा रखा। क्योंकि मेरे सास की मृत्यु को पूरे 1 महीना होने वाला था। जिस दिन से मैं गई थी उसी दिन उसको पैरालाइज अटैक हुआ था, यानी कि वो 1 महीने से इस घर में पड़ा हुआ था।
और उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। इससे बुरा अंजाम तो और कोई हो ही नहीं सकता था। उसके रिश्तेदार भी उसे उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहते थे। कहते थे कि पापी है, यह अपने माँ पर हाथ उठाता था। मैंने उसका क्रियाक्रम करवाया। उसके माँ के आत्मा के शांति के लिए मैंने घर में पूजा पाठ करवाया था, क्योंकि उसकी माँ की पवित्र आत्मा थी और सिद्धार्थ ने उनको बहुत दुख दिया था और भगवान ने उसके पाप की सजा इसी दुनिया में सारे रिश्तेदार को और आस पड़ोस को भी दिखा दिया, जिसे देखकर सब कांप गए थे। सिद्धार्थ को जिस किसी ने भी आखिरी बार देखा था, वे भगवान से प्रार्थना किए बिना नहीं रुक पाते थे। हर कोई यही कहता था उसके कर्मों की सजा उसे मिल गई है। माता पिता में भगवान बसते हैं और भगवान पर इसने हाथ उठाया है, इसकी सजा यही होनी चाहिए। मुझे भी कई साल लगे इस सदमे से बाहर आने में। लोग रिश्तों में उलझ कर रह जाते हैं। कभी पत्नी अच्छी होती है, कभी माँ बुरी होती है, लेकिन हर एक बेटे को यही सीखना चाहिए, किसी भी औरत का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर तुम अपनी माँ को इज्जत दोगे, उनका मान सम्मान करोगे, तो भगवान खुद ब खुद तुम्हारे सारे रिश्ते मधुर कर देगा। बेटे को पढ़ाई के साथ दिमाग में ये भी डालना चाहिए कि अपने माँ का और अपनी पत्नी का और अपनी बहन का, हर उस औरत के रिश्ते का मान सम्मान जरूर करे, उसका पहला कर्तव्य होना चाहिए। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।